नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने जो बात कही थी वो बात सच साबित हो रही है 100%। और उस दिशा में काम होना शुरू हो गया है। हमने आपको बताया था कि इस देश में जातीय उन्माद भड़काने के लिए एक पूरी तैयारी चल रही है और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किस रूप में जाएगा उसका हमने आपको संकेत भी दिया था। वैसे 7 दिन हो गए हैं और धनखड़ साहब पूरी तरह से मौन हैं और उनके मौन की वजह से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपको इशारा किया था वो इशारा सच साबित हो जाएगी अगर अगर एक दो मुलाकात नहीं हुई तो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि धनखड़ साहब इतने मौन क्यों हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है। 7 दिन तक उनका कोई बयान नहीं आया, वो इस्तीफा दे दिए। ऐसा तो है नहीं कि वो छुई मुई हैं, उनको बड़ा शर्म महसूस हो रहा है। बाहर कैसे जाएं, किनसे मिलें, क्या बात करें, ऐसी बात तो है नहीं। बात मित्रों कुछ और है और राज बहुत गहरा है। अब ये दोनों बातें अभी चलेंगी जिसका मैं आपको अकाउंट देने वाला हूं। एक वीडियो अभी आप सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं वो वीडियो, और इस तरह के वीडियो अभी आएंगे। ये प्रयास उनके तरफ से जारी रहेगा जिस पर कि इनके अंतरात्मा को झकझोरा जाएगा, अंतरात्मा को जगाया जाएगा। उन्हें कहेगा बाहर निकलो, बाहर निकलो, लड़ाई का बिगुल फूको। अगर तुम सच्चे जाट हो तो बाहर निकलो, और नहीं तो ये नारा चल पड़ेगा, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं। इस तरह की जुगलबंदी शुरू हो गई है और इस तरह के वीडियो बाहर आने शुरू हो गए हैं जो अवश्यंभावी था। अब ये ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दिया गया और लिया गया इस्तीफा था, या गहरी चाल चली जा रही थी और धनखड़ साहब इसके बीच में खुद को तय नहीं कर पा रहे थे कि लाभ किधर है। उधर रहूं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया। दिया तभी तो हम मांग कर रहे हैं कि मुझे बड़ी गाड़ी दे दीजिए। दिया तभी तो हम मांग कर रहे हैं कि मेरी भी तस्वीरें अलग अलग ऑफिस में लगनी चाहिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ। दिया तभी तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारी पत्नी अगर विदेश जाए तो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। दिया तभी तो मांग किया कि हमें भी वही सम्मान मिले जो राष्ट्रपति को मिल रहा है और जो प्रधानमंत्री को मिल रहा है। हम एक डेकोरेटेड पोस्ट नहीं है, हम सिर्फ कुर्सी पर आपने मुझे बिठा दिया और अब आप जो मुझे कहेंगे टेप रिकॉर्डर की तरह हम बजते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी अपनी साख है, हमारी अपनी बुद्धि है, हमारा अपना विवेक है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं और हायरार्की में नंबर 2 हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हायरार्की में ये नंबर 2 हैं। इस बात का इनको थोड़ा ज्यादा ही गुमान हो गया। तो अब ये कह रहे थे कि साहब ये सब तो हमें मिलना चाहिए। किन्हें कह रहे थे? पार्टी को कह रहे थे, पार्टी के आला कमान तक संदेश पहुंचा रहे थे कि ये दीजिए। और उनको आशा थी कि हमारा ये बार्गेन चलता रहेगा। राज्यसभा टीवी के साथ वो क्या कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे थे, कितने लोग उसमें शामिल थे, ये मैं पहले बता चुका हूं।
तो इनकी बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी चल रही थी और इनको लग रहा था कि अभी तक तो हमको लाभ मिला है बिना बार्गेन किए हुए। लेकिन जो हनुमान बन करके जो लाभ हो रहा था, वो हनुमान जी चले थे रामचंद्र जी को आंख दिखाने के लिए। मतलब समर्पण का भाव खत्म हो गया था। अब इनको लगा था कि नहीं, हम सर्वशक्तिमान है। हालांकि हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं। हनुमान जी तो, राम भी उनके सामने नतमस्तक हैं। लेकिन वो नतमस्तक क्यों हैं हनुमान जी के सामने? क्योंकि उनका जो आदर्श है, उनका जो चरित्र है, वो नतमस्तक होने के लिए ही है। भक्त के वश में इसीलिए भगवान है। और ये गुरूर अगर भक्त को हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका समर्पण होना चाहिए, वो भाव होनी चाहिए, वो हनुमान के तरह का भाव होना चाहिए। वो भाव नहीं था। ये भाव था कि हम बराबरी का है, हम लोग बराबरी के हैं, हम दोनों, और हम ऊपर हैं, हम ऊपर हैं आपसे, हमें आपकी शक्ति का भान नहीं है, आप कौन हैं, नहीं है। तो हनुमान से तुलना तो ठीक बात नहीं होगी माननीय धनखड़ जी की। अब ये एक अवसरवादी हैं या अवसर के मारे हुए हैं, परिस्थिति के मारे हुए हैं, अब उसकी वानगी आपको धीरे धीरे पता चलेगी। मैं एक अभी वीडियो दिखा रहा हूं, दोनों बातें इनके पक्ष में जा रही है। जरा वीडियो सुनिए आप। ओरिजिनल जाट हो धनखड़ साहब, तो आओ मीडिया के सामने सच्चाई क्या है बयान करो, नहीं तो देश तुम्हें गद्दार समझेगा। बताओ कि क्या ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, पहलगाम हमले में कौन लोग दोषी हैं? कहीं कोई स्वास्थ्य खराब नहीं है, उनको फाइलेरिया मार दी है या फालिज मार दिया है या शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट मरमरी है, कुछ नहीं है। दरअसल एक कहावत है, आप सुने हैं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। सुना आपने? कहा अगर हैसियत है, सही में तुम जाट हो तो बाहर आओ। ललकारा जा रहा है, ललकार दी जा रही है कि बाहर आओ, बताओ असली जाट हो या नहीं हो। मैंने इसी के तरफ इशारा किया था अभी कि इसकी पूरी तैयारी हो रही है कि ये ललकार वाला वीडियो आपको मिलेगा, ललकार वाली कहानी आएगी और तब धनखड़ साहब बाहर निकलेंगे काल कोठरी से और कहेंगे कि नहीं, मुझे मेरे लोगों ने पुकारा है और मेरे लोगों ने अगर मुझे पुकारा है तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। लोग इनसे क्या कहलवा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई उसके बारे में सही सही बताओ। ये बताओ कि इसके पहले जो घटना हुई जिस पर बालाकोट हुआ था, उस घटना के बारे में सही सही बताओ, जिसके बारे में सत्यपाल मलिक जी अराग अलाप रहे थे। मतलब इन लोगों का यह कहना है कि दोनों जो घटनाएं हुई हैं वो सरकार प्रायोजित घटना है। बेशर्मी की इंतहा देखिए। और इस बिना पर माहौल बनाया जाएगा कि देश को युद्ध की आग में सरकार ने झोंका है। हैरानगी की बात यह है कि आज सोमवार है और आज ही के दिन अभी पार्लियामेंट में डिबेट शुरू होना है ऑपरेशन सिंदूर पे। और अभी अभी की जब मैं ये आपके पास थोड़ा सा इसमें जाएगा, 3 बजे आप ये देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर के लांडास जगह में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। सीआरपीएफ का चल रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस का चल रहा है, सेना का चल रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसी का चल रहा है। तो इनको सरकार को इनपुट मिली थी कि साहब यहां पर इस इलाके में 3 आतंकवादी हैं और उनको ढेर करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो उस वक्त तक जब मैंने देखा था, उस वक्त तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी कि ये तीनों आतंकी जो हैं वो पहलगाम की घटना वाले ही आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर में छिपे हुए थे। क्योंकि
जो 5-6 आतंकवादियों की बात हो रही है पहलगाम की घटना को अंजाम देने के लिए, उनके बारे में विपक्ष एक देश भर में माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान पर तो आपने हमला कर दिया, आपने पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरपोर्ट्स को नुकसान किया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पर भी आपने अटैक कर दिया। लेकिन वो आतंकवादी कहां हैं जो आतंकवादी ने हमला किया था? उसको पकड़ के लाइए, तब समझेंगे आप वीर हैं, तब हम आपको मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे। मतलब उनके आकाओं को अगर आपने खत्म किया, कोई बात नहीं है। दिक्कत यह है कि आतंकवादियों को शरण कौन देता है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। शरणार्थी ही, जो शरण देने वाले लोग हैं, जो प्रश्रय देने वाले लोग हैं, वही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और इसका कोई छिपा हुआ इतिहास नहीं है, ये इतिहास है। वहां की प्रश्रय दिया जा रहा है, स्लीपर सेल के रूप में वहां पर राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं। वहां के सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो खुले आम आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, उनके लिए बैटिंग करते हैं, उनके समर्थन में मार्च निकालते हैं। बुरहान वानी के लिए क्या हुआ था आपने देखा होगा। तो अब माननीय धनखड़ साहब को ललकार दी जा रही है कि ये जो 2 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, बड़ी आतंकवादी घटनाएं मोदी के काल में, उसकी सच्चाई बताओ बाहर आकर के। धनखड़ साहब को, मतलब धनखड़ साहब के पास ऐसी जानकारी है जो वो अगर बताएंगे तो मोदी के ऊपर पूरा देश जो है वो शक करने लगेगा। ये ललकारा जा रहा है। और फिर कोई कहानी बना करके धनखड़ साहब आए, जैसे सत्यपाल मलिक ने कहानी बनाई, उसी प्रकार से धनखड़ साहब भी कहानी बना करके मैदान में आ जाए और फिर उसको जाट नाराज है का रंग दिया जाए और जाट के सहारे फिर अन्य जातियों को भी गोलबंद किया जाए। साजिश बहुत गहरी है। मैंने पहले ही बताया था कि जाट राजनीति के नाम पर, जाट की गोलबंदी के नाम पर अन्य जातियों को भी गोलबंद करने की साजिश चल रही है। और उसमें अगर पूर्व उपराष्ट्रपति आकर के तड़का लगाते हैं कि मैं सरकार में था और ये बात थी और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और सरकार को ये खटकने लगा था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया, तो ये कोहराम मचाने की कोशिश हो सकती है। और इसीलिए लग रहा है कि वो सरकार से दो हाथ करने के लिए जो लोग उनको उकसा रहे हैं, उस पर भी वो विचार कर रहे होंगे। क्योंकि अगर ये जनता दल में थे, जनता दल छोड़ करके कांग्रेस में आए, तो जनता दल को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस में आए, और जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए तो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बीजेपी में आए। और अब जब बीजेपी के में पार्टी में रहते हुए इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, तो जाहिर है इनके दिमाग में चल रहा होगा कि हम बीजेपी को भी सबक सिखाएं। रस्सा कस्सी चल रही है मित्रों। एक थ्योरी, एक एंगल तो इनके दिमाग में यह चल रहा है कि ठीक है, हमारे जाट भाई हमको बुला रहे हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। जाट भाई इतने बेवकूफ नहीं है, और यह बात साबित हो गई पिछले लोकसभा चुनाव में। जहां जहां आप गए उससे जाट वोट पर क्या इंपैक्ट हुआ। सतपाल मलिक भी और धनखड़ भी खुद को आजमा चुके हैं। हां, अब ये अपनी साख बचाने के लिए कि मैं झुका हुआ जाट नहीं हूं और मैं टूटी हुई खाट नहीं हूं, मैं तना हुआ जाट हूं, यह जताने के लिए बाहर आकर के कोई नैरेटिव रच सकते हैं। और उस नैरेटिव को हवा देने वाले लोगों की एक पूरी मंडली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठी हुई है। कोई ये नया नैरेटिव रचेंगे और उसको हवा दिया जाएगा बाहरी शक्तियों के भी द्वारा। अंदरूनी शक्तियां तो कुंडली मारकर बैठी हैं कि धनखड़ साहब आए और कुछ इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना शुरू करें कि पहलगाम में जो अटैक हुआ वो कैसे हुआ, हमारे ही लोगों ने करवा दिया। इस तरह की कोई अनर्गल प्रलाप ये आकर के मैदान में करें, ताकि इनको लोगों का ट्रैक्शन मिलना शुरू हो और इनकी जो एक कुंडली एक मंडली है, वो मंडली झाल मंजीरा लेकर के बैठ जाए।
एक तो ये चल रहा है और दूसरा चल रहा है कि नहीं, हमने आवेश में आकर के गलती की, सरकार के साथ कॉन्फ्रंटेशन किया और इस विपक्ष के साथ मिलकर के हॉबनॉबिंग की, कोई साजिश की, जिसकी बात अगर हमारे सरकार को पता चल गई है, तो वो अगर तकलीफ में हैं, वो अगर हमसे दुखी हैं, तो उनके दुख का समाधान किया जाए। हमने आवेश में आकर के सरकार की बात मान तो ली या हमको मिलना चाहिए था और हमें सरकार से मिल करके इस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए था। खामखा ये 75-74 की उम्र में हमने सरकार से दुश्मनी ले ली, जिसके साथ हमने 22 वर्ष गुजारे हैं। जिस पार्टी ने हमें गवर्नर बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, इतना इतना बड़ा पहचान दिया, उस पार्टी से इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर वो पार्टी गलत भी है तो भी, गलत कोई सामाजिक राष्ट्रीय स्तर के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है और तब मैं आकर के पब्लिक में बोलिए, हिम्मत है तो, लेकिन वो बात तो है नहीं, मामला तो व्यक्तिगत है। तो इनके परिवार वाले अब इनको समझा रहे होंगे कि आप व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए आपने ये सब काम कर दिया, जिससे सरकार नाराज हो गई और आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री निकल गए इंग्लैंड। इंग्लैंड से वो लौटे तो चले गए मालदीव। अब मालदीव से प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री अभी लोकसभा राज्यसभा का जो सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र, उस सत्र में पहुंचेंगे भी। आज से ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट ओपन भी होगा। नहीं हो पाया, पहला फर्स्ट हाफ तो एडजर्न हो गया 2 बजे तक के लिए और सरकार के तरफ से यह घोषणा भी हो गई है कि डिबेट को इनिशिएट करेंगे राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी करेंगे। उधर श्रीनगर में आज जो घटना घटी है 3 आतंकवादियों की, हो ना हो कि पहलगाम के ये तीनों आतंकवादी पकड़े जाएं, 3 को हमने ढेर कर दिया, उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पार्लियामेंट में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और कल का दिन यह होगा कि आपने हमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, बाकी सब बात पर तो आपने मान ही लिया था सरकार के इकबाल को या हमारे देश के पुरुषार्थ को या हमारे सेना के पुरुषार्थ को, लेकिन अभी तक आप हमसे सवाल कर रहे थे कि पहलगाम में जो आतंकवादी ने कारनामा किया था उसको अभी तक क्यों नहीं मारा गया, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। तो उसमें से 3 को हमने ढेर कर दिया। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो, और फिर पार्लियामेंट में एक अलग माहौल बनेगा, फिर यह भी मुद्दा विपक्ष के हाथ से खत्म हो जाएगा। अब इनको यह लग रहा होगा कि यह बात गलत हो गई, हमने सरकार को नाराज कर दिया गया। और इनके परिवार वाले और खास तौर से इनकी पत्नी हमेशा इन्हें ये एक समझाइश देती रहती हैं कि आप आवेश में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, आवेश में आकर के कोई ऐसा बयान मत दीजिए, ऐसा वक्तव्य मत दीजिए जो सरकार को असहज करे या प्रधानमंत्री के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हो या और जो नेता हैं उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ जाएं। कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के साथ इनका रिश्ता थोड़ा बिगड़ गया है और वो फोन जब हुआ तो अमित शाह जी का ही फोन था, जिनको शायद इन्होंने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया। हनक थी उपराष्ट्रपति पद की, ये शायद भूल गए कि उपराष्ट्रपति एक डेकोरेटेड पोस्ट है और जब तक सरकार आपको चाहती है तब तक आप उपराष्ट्रपति हैं। जिस दिन सरकार नहीं चाहेगी उस दिन आप उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, और वही हुआ। तो अब ये खबर आ रही है कि धनखड़ साहब मोदी जी से एक बार मिलना चाहते हैं और संघ प्रमुख से भी मिलना चाहते हैं। अब सवाल है, अब ये इसकी मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये चर्चा है कि एक आउटगोइंग एक्स डिप्टी प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं, प्रोटोकॉल बस मुलाकात करते हैं, या एक आचार बस, शिष्टाचार बस मुलाकात करना उनको जरूरी हो जाता है, वो मुलाकात करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में कोई बात बन गई
मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात बनेगी कि नहीं नहीं आपने इस्तीफा वापस हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया है। उनको प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट भी आ गया है कि आपको स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कामना भी कर दी है। तो उन्होंने एक प्रकार से अपना संदेशा दे दिया है। लेकिन अगर फिर भी राजनीति में कुछ भी संभव है, फिर भी अगर धनखड़ साहब प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो फिर कोई नई कहानी बन जाएगी और कोई ट्रूस हो जाता है। लेकिन इस्तीफा वापस होगा ये तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप भी हमारे खिलाफ टू फार मत जाइए, हम भी आपके खिलाफ टू फार नहीं जाएंगे। हम आपके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो आपको असहज करे और आप भी सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी और सरकार दोनों असहज हो। तो फिर आपके आपके जीवन काल में तो आपका पार्टी में मामला ठीक नहीं ही रहेगा और बाकी जो लोग हैं आपके इर्द-गिर्द के उनको भी पार्टी में नुकसान हो सकता है। तो ये हो सकता है कि ये बातचीत हो जाए और अगर संघ प्रमुख की तरफ से कोई संदेशा आ जाए या संघ प्रमुख की तरफ से कोई आश्वासन आ जाए कि नहीं आपने बीजेपी की बड़ी सेवा की है और खासतौर से बंगाल में जिस तरीके से पार्टी को आपने एक पहचान दिलाई, एक फाइटर के रूप में आप वहां पर लड़े भिड़े, वो हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा, सनातन के लिए बहुत अच्छा रहा, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा रहा। तो इसका हो सकता है कि उनको रिवार्ड ये मिले कि चलिए ना हम भी आपके खिलाफ जाएंगे ना आप भी हमारे खिलाफ जाएंगे। इस बात पर एक ट्रूस हो सकता है, लेकिन कहना मुश्किल है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन धनखड़ जी के मन में है कि हमारी मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री से और हमारी मुलाकात एक बार संघ प्रमुख से भी हो जाए। चाहत तो है। तो दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो ये चाहते हैं कि जो भावावेश में या जो गलती हो गई उसको दुरुस्त किया जाए, सरकार के साथ राब्ता बनाया जाए, पार्टी के साथ राब्ता बनाया जाए, संघ के साथ राब्ता बनाया जाए। इसीलिए 7 दिन से मौन है, चुप है, कोई इंटरव्यू नहीं, कहीं कुछ नहीं। घर से भी निकल रहे हैं कि नहीं, कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ नहीं आ रहा है दिनकर साहब का। स्ट्रिक्टली उन्होंने मना कर दिया होगा कि कोई फोटोग्राफर हमारा फोटो ना ले, कोई वीडियो वाला हमारे पास ना है। या हो सकता है कि उनको कहीं और से भी आदेश हो कि भैया उनको तवज्जो नहीं देना है। तो कोई मीडिया वाला भी नहीं जा रहा है, कुछ तो जरूर जा रहे होंगे। कोई मीडिया वाला भी नहीं जा रहा है और वो भी मीडिया से नहीं मिल रहे हैं और 7 दिन से वो कोप भवन में हैं, मौन है पूरी तरह से, चुप्पी लगाए बैठे हैं, सिचुएशन का आकलन कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ऊंट को किस करवट बैठना चाहिए, इसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ जैसा मैंने आपको कहा था कि वो जो साजिश चल रही है, जाट हो तो निकलो, जाट हो तो निकलो, वो ललकार जारी है। अब धनखड़ साहब फंसे हुए हैं दो मन में कि इधर जाएं या उधर जाएं। अब इसका आकलन कर रहे हैं। दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू वाला मामला तो अभी ठंडा पड़ गया, लेकिन इनकी चाहत होगी, अगर ये ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से इनकी ये चाहत होगी कि ठीक है, ये ललकार ही हमको स्वीकार है, सरकार को गिर जानी चाहिए। ये तभी हो पाएगा जबकि चंद्रबाबू नायडू का कोई आश्वासन आएगा। दूर दूर तक इसकी कल्पना मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में कमान है और मोदी इस बात को जानते हैं कि हमें कब किससे कैसे निपटना है, माहिर हैं। लोकसभा में उनको हार हुई मिली, लेकिन उसके बाद जो उनका बाउंस बैक हुआ है हरियाणा में और महाराष्ट्र चुनाव में, उसके बाद फिर से वो सहज हैं और उनके अलाय भी ये मान चुके हैं कि मोदी का अभी जो करिश्मा है वो क्षीण नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मोदी का करिश्मा बरकरार है और अभी भी जितने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रेटिंग में मोदी आगे है, फार फार अहेड है। तो जब तक मोदी है बीजेपी के पास, तो बीजेपी के सरकार पर ऐसा लगता है कि कोई संकट नहीं है। लेकिन वहां की स्थिति में धनखड़ साहब का दिन अभी बीत रहा है। देखिए, ये उनका वनवास और ये उनका कोप भवन जो उन्होंने खुद के लिए तैयार किया है, वो कब वो खत्म करते हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।